वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया था। उसी कड़ी में हम आपको छोटे छोटे क्लब्स के माध्यम से जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे सब टाइटल हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र और महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन विषयों को इंक्लूड करके उसकी स्टडी करेंगे ताकि बच्चे का डेवलपमेंट एक प्रॉपरली इन्वायरमेंट में हो सके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में सबसे पहला जो सेगमेंट आता है वो है शैक्षिक परिस्थिति संबंधी अध्ययन। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है शैक्षिक परिस्थिति संबंधी अध्ययन। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और जानते हैं शैक्षिक परिस्थिति क्या होता है। शैक्षिक परिस्थिति का मतलब हम उस इन्वायरमेंट से लगाएंगे जहाँ पे बच्चे की जो लर्निंग होती है वो प्रॉपरली रूप से संपन्न होती है। तो हम देखते हैं शैक्षिक परिस्थिति संबंधी अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा की परिस्थिति एवं वातावरण का अध्ययन हम किया जाता है। मतलब शिक्षा का जो मोड होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके साथ साथ में शिक्षा का जो प्लेस होना चाहिए, जैसे हम स्कूल बोलते हैं या कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं या प्ले स्कूल बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम अपने घर में भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो जो उनका एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए ताकि बच्चा स्कूल में जाते। आजकल जो हम देखते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो भले ही लर्निंग हमको कम कराते हो लेकिन उनके वातावरण इतना अच्छा होता है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होता है ताकि बच्चे का जो मन होता है वो अट्रैक्ट होता है। इसलिए सबसे पहला जो सेगमेंट होता है वो शैक्षिक परिस्थिति संबंधी सेगमेंट में हम शिक्षा की परिस्थिति व उसके वातावरण से लगाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा से संबंधित अध्ययन, मतलब बालक से संबंधी अध्ययन के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा कहीं पे भी शिक्षा करने जाता है तो उसके साथ साथ में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों के द्वारा जो बच्चा स्कूल में इंटर करता है तो उसको वहाँ से डिफरेंट माहौल मिलता है। जब वो डिफरेंट माहौल मिलता है तो उसी डिफरेंट माहौल में बच्चे की जो लर्निंग होती है बहुत इफेक्टिवली होती है। तो उसके बाद में देखते हैं शिक्षार्थी मतलब बालक से संबंधित अध्ययन। इसमें है वंशानुक्रम, वातावरण, बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। अवस्थाओं में आती है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक चारित्रिक विकास की बात की जाती है। तो मतलब इसमें कहा गया है कि वंशानुक्रम मतलब बच्चे का जो हायरार्किकल होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से किस तरीके का नॉलेज अचीव करता है, उसका आजकल जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में जब लर्निंग होती है या बच्चे एडमिशन लेने जाता है तो बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता का भी इंटरव्यू रखा जाता है ताकि देखा जाता है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस आगे होगी वो टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए पेरेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे के पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन अच्छा होता है तो बच्चे का एडमिशन बहुत इजीली वे में हो जाता है। तो इसमें देखते हैं वंशानुक्रमण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वंशानुक्रमण से ही बच्चा अपनी जो होलिस्टिक लाइफ होती है उसको वो ग्रहण करता है। इसके बाद में हम देखते हैं वातावरण मैंने आपको बताया है कि बच्चे का यहाँ पे जिस वातावरण की बात करते हैं वो बच्चे की फैमिली के वातावरण की बात करते हैं। बच्चे किस माहौल में जन्म लिया है और किस माहौल में उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, जो हमारे जो एक सर्कमस्टांसेस में होती है वो किस तरीके से ग्रहण करता है। उसके बाद में आते हैं बाल विकास की अवस्थाओं का विकास। मतलब बाल विकास की जो अवस्थाएं होती मतलब बच्चे के डेवलपमेंट की अवस्थाओं की हम बात करते हैं तो उसमें आती है शारीरिक विकास। जो एक बालक का जो शारीरिक विकास हमको दिखाई देता है वो किस तरीके से डेवलप होता है, उसका खान पान, रहन सहन इत्यादि इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चा सही तरीके से हष्ट पुष्ट नहीं है, अगर उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है या कोई भी विकार है तो बच्चे का जो मेंटल जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। इसलिए शारीरिक विकास को महत्व दिया जाता है। उसके बाद में हम मानसिक विकास की बात करते हैं। मेंटल मानसिक विकास के हम जैसे बहुत सारे जो मानसिक विकास होता है, जैसे जो बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है, जैसे अगर हम मानते हैं कि जो हमारे कान हो गए, नाक हो गए, इसके साथ साथ में जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा बच्चे जो रिसीविंग होती है वो उनका भी विकास बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। वैसे हम देखते हैं अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो देखते हैं कि बच्चे का जो मेंटल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो
एक तो बायां पक्ष एकदम दायां दायां पक्ष हो जाता है, मतलब राइट हेमसायर बोलते हैं एक को लेफ्ट हेमसायर बोलते हैं। दोनों में क्या होता है, एक से बच्चे की जो वो प्रोडक्शन क्षमता होती है, दूसरे से होती है उसकी रिसीविंग क्षमता। मतलब एक से बच्चा जो उसके आसपास नॉलेज होता है उसको वो रिसीव करता है, दूसरे से वो प्रोड्यूस करता है। तो जो उसके माइंड में कैविटी होती है, जो माइंड की कैविटी हम उसको बोल सकते हैं, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है, उसका डेवलपमेंट की भी बात हम करते हैं मस्तिष्क विकास के अंतर्गत। इसके बाद में हम देखते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हम बच्चे की स्मृति, मेमोरी, जो उसके संवेगात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि संवेगात्मक क्रियाएं में बहुत सारे, जैसे बच्चे की स्मृति में हंसना, गाना, रोना, बहुत इस तरीके की एक्टिविटी में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहेगा या उसका प्रॉपरली रूप से जो उसका फूडिंग होती है वो भी नहीं हो पाएगा, तो उसका जो संवेगात्मक विकास होता है वो सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं सामाजिक और चारित्र्य विकास की बात करते हैं। सामाजिक और चारित्र्य विकास में हम अगर इंक्लूड करते हैं तो बच्चे का जो इन्वायरमेंट होता है उसकी बात करते हैं, और चरित्र की बात करते हैं कि मतलब अगर कोई बच्चा कोई गलत बैकग्राउंड में जाके वहाँ की गलत एक्टिविटी करता है तो उसको शैक्षिक जो वातावरण होता है वहाँ पे जाके टीचर जो होता है वो इम्प्रूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षार्थी से संबंधित अध्ययन में बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लोर किया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, मतलब बच्चा, पहले हमने बच्चे की परिस्थिति के बारे में अध्ययन कर लिया, उसके बाद में हमने शिक्षार्थी के संबंधित अध्ययन, जो उसको कौन से क्राइटेरिया में रखा जाता है, कौन से क्राइटेरिया उसमें इंप्रूवमेंट के लायक होती है, उसका अध्ययन कर दिया। अब बच्चा जब स्कूल गया, अभी तक हम जो विशेष क्षेत्र मान के चले थे वो बच्चे की स्कूल के बाहर का विशेष क्षेत्र था। अब हम स्कूल के अंदर की जो सीखने की प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें देखें कौन कौन से विशेष क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सीखने की प्रकृति या स्वरूप और सीखने में प्रेरणा का स्थान, अधिगम तथा स्थानांतरण, स्मृत तथा विस्मृत और सीखने का परिणाम। तो सबसे पहले आता है लर्निंग का नेचर कैसा होना चाहिए, उसका स्कोप क्या होगा। स्वरूप की हम बात करते हैं, जो लर्निंग के जो मेथड्स होते हैं उन पर, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बच्चा जो प्राइमरी सेगमेंट में जाता है तो उसको ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वो फेस टू फेस होती है, माउथ टू माउथ ही होती है। क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट जब सिखाए जाते हैं तो बोल के सिखाए जाते हैं, या लेटर्स बच्चे को सिखाए जाएंगे तो बोल के ही मोस्टली सिखाए जाते हैं। तो जो प्राइमरी सेगमेंट में होता है कि जो बच्चे की लर्निंग होती है वो फेस टू फेस होती है और ऑर्गन्स के द्वारा ही डेवलप की जाती है। उसके बाद में देखते हैं सीखने में प्रेरणा का स्थान। अगर बच्चा कोई भी चीज़ लर्निंग सीख जाता है उसको बुला के सिखाया जाता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में अगर आप जाएंगे, अगर आप देखेंगे वहाँ पे, तो जो बच्चे होते हैं मोस्टली ग्रुप्स में बैठा दिए जाते हैं, एक बच्चे को कमांडिंग दे दी जाती है, जैसा वो बोलता है वैसे सभी बच्चे रिपीट करते हैं। तो जो लर्निंग का मोड होता है वो वॉइसेस होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं सीखने में प्रेरणा का। अगर कोई बच्चा सीख जाता है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं या उसको अलग से रेनफोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं पुरस्कार देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है कि जो लर्निंग सीखी है, लर्निंग की जो लर्निंग बच्चे के स्कूल तक ना सीमित रहे, वो अगर बच्चा अपने घर भी जाए, अपने कहीं भी जाए, वहाँ भी वो लर्निंग उसकी सुचारू रूप से चालू हो सके, स्कूल में भी करे, घर में भी करे। तो जो लर्निंग होगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बाद में देखते हैं स्मृत तथा विस्मृत। स्मृत आपने बताया उसकी मेमोरी, जो मेमोरी की बात करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर बच्चे ने लर्निंग स्कूल में की है तो वो लर्निंग उसकी मेमोरी में कितनी देर तक रहती है या नहीं रहती है, तो दोनों की बात हम करते हैं। अगर वो रहती है तो इसके मतलब बच्चे की लर्निंग जो हो वो इफेक्टिवली चालू है, वो एक्टिव मोड में है। इसके बाद बात करते हैं सीखने में के परिणाम, रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। तो देखते हैं 1 to 2 में अगर देखते हैं बच्चे ने अगर लेटर्स सीख लिए हैं, अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, तो जब टीचर उसको स्टैंड अप करके पूछ सकता है कि आप 1 to 100 तक सुनाओ, तो 1 to 100 तक अगर बच्चा रोक टोक के अगर बोल जाता है तो उसकी वो लर्निंग पॉजिटिव मानी जाती है और वही उसका लर्निंग का रिजल्ट हम मान लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मापन तथा मूल्यांकन संबंधी अध्ययन।
मतलब सेकेंड फेज में हमने बच्चे की लर्निंग सिखाई, लर्निंग हो गई, उसके बाद में उसका हम जजमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि बच्चे ने जो लर्निंग सीखी है वो किस हद तक सीखी है, 50% सीख लिया, 100% सीख लिया या 80% सीख लिया है। तो उसमें हम कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसमें शैक्षिक उपलब्धि है एवं विषय योग्यता का मापन, ठीक है, उसकी एजुकेशनल IQ लेवल की हम बात करते हैं, उसकी एजुकेशनल IQ लेवल के साथ साथ में जो सब्जेक्टिव जो होता है, जैसे अगर हमने अल्फ़ाबेट सिखाए, ABCD सिखाएं तो वो सब्जेक्टिव मेजरमेंट हो गया, 1 2 3 सिखाया तो वो उसके लेटर्स का मेजरमेंट हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शैक्षिक उपलब्ध होती है उसने कितना अचीवमेंट किया, कितना नहीं अचीवमेंट किया, 100 में 50% किया, 60% किया, 70% किया, या जो सब्जेक्टिव उसका जो होता है, सब्जेक्टिव हम इसलिए इसको यहाँ मानेंगे क्योंकि वहाँ पे हम प्राइमरी लेवल में देखते हैं बच्चे का मन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, या फिर मैथ में हो रहा है, साइंस में हो रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो उसका एवेल्यूएशन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। इसके बाद में हम देखते हैं निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन, मतलब गाइडेड जो डायरेक्शंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, उसको कौन सा डायरेक्शन देना। उसके बाद में हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चे की हेल्थ सबसे मेजरमेंट का मापन रहती है उसकी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो मम्मीज़ होती हैं वो अपने बच्चे को डिलीवरी देती हैं, प्रीमेच्योर भी बच्चे आजकल मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो प्रीमेच्योर बच्चे ही पैदा होते हैं क्योंकि 9 मंथ्स से पहले ही वो डिलीवर हो जाते हैं। और जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं उनकी हेल्थ संबंधी सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं, वो 5 6 7 ईयर तक कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं। इसमें देखते हैं मापन के परिणामों के आधार पर निर्देशन, जो बच्चे का हमने एवेल्यूएशन किया था पिछले सेगमेंट में उसी के आधार पर हम उनकी जो उनका जो निर्देशन जो हम उनको गाइड करेंगे या उनको जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो उन्हीं के आधार पर देंगे। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन, मतलब जो इसके रिजल्ट्स आएंगे तो उसके जो एवेल्यूएशन होगी, अगर बच्चे की मेमोरी कमजोर चल रही तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा फूडिंग के बारे में बात कराएंगे कि उनके पेरेंट्स को बुला के बोलेंगे कि नहीं आपके बच्चे की जो जो कैपेसिटी है वो कम है, आप इसको अच्छे फूड खिलाओ, कुछ एक्स्ट्रा जो मार्केट में एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बॉर्नवीटा वगैरह टाइप के जो भी होते हैं आजकल सेगमेंट आते हैं उनको दे के बच्चे की जो मेमोरी होती है वो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी के अंतर्गत ये सब आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षक संबंधी अध्ययन, मतलब लास्ट में आता है। पहले हमने बालक के सारे सेगमेंट्स के बारे में बताया कि बालक के अध्ययन से संबंधित कौन कौन से विशेष क्षेत्र कार्यान्वित होंगे। उसके बाद में आता है शिक्षक की क्या दायित्व होंगे और शिक्षक उसको किस तरीके से मॉडरेट करेगा। इसमें हम देखते हैं सीखने की परिस्थिति का निर्माण, नियोजन करना, शिक्षक और शिक्षार्थी वेद अधिगम स्थापित करना, मतलब सीखने की परिस्थिति का निर्माण व नियोजन करना। मतलब इसमें कहा गया कि जो टीचर स्टूडेंट के बीच जो एक जो एक्टिविटी होती है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या टीचर और बच्चे में बहुत गैप है, गैप का मतलब हम कह सकते हैं अगर बच्चा टीचर से बहुत ज़्यादा डरता है तो वास्तविकली वो उस पर लर्निंग नहीं हो पाएगी। जब तक टीचर स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंडली का बिहेव नहीं होगा, बच्चा अपनी बात स्मूथली से टीचर से नहीं कह पाएगा तो लर्निंग इफेक्टिवली नहीं हो सकती है। तो सीखने की परिस्थिति का निर्माण का मतलब है टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप की बात करता है। इसके बाद में नियोजन करना, मतलब क्रियान्वयन करना, कैसे वो लर्निंग इफेक्टिवली हो पाएगी, रेनफोर्समेंट दे के या कुछ उसको मॉडिफाई करके या उसको प्रेरणा दे के नहीं पढ़ो, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे क्या होता है कि घर में मम्मी दादी होती है तो वो कहानियाँ सुनाती हैं तो बच्चे का जो मन होता है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार टीचर को भी बच्चे का मन डाइवर्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनानी पड़ सकती हैं, या उसको जो बच्चे को लगना चाहिए कि जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन एक फैमिली के रिलेशन के जैसा है, तभी इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। उसके बाद में देखते हैं शिक्षक और शिक्षार्थिक बेस अधिगम स्थापित करना, मतलब जो लर्निंग का प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसी होनी चाहिए ताकि एक स्मूथली वे में बच्चे और टीचर में कन्वर्सेशन हो सके, कम्युनिकेट कर सकें। इसीलिए कहते हैं कि जो सेकेंड गार्जियन होता है वो शिक्षक को ही माना जाता है, क्योंकि शिक्षक एक घड़े के बच्चा एक ब्लैंक माइंड होता है, उसमें जो भी कुछ भरा जाता है, जो भी कुछ लर्निंग के द्वारा भरा जाता है वो शिक्षक ही भरता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र था उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया कि मनोविज्ञान में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिक्षक की होती हैं, क्या क्या बच्चे का सराउंडिंग्स होती है और किन सरकमस्टांसेस को देख के हमने बच्चे की लर्निंग करनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो
शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व टीचर और स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्यों मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अगर सीखने से बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो विधियां हैं, उनमें कुछ चेंजिंग आएगा। तो हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बच्चे की लर्निंग और टीचर में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस किस सेगमेंट में ये इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या होता है 1 to 5 तक जो शिक्षक होता है वो इतना परिपूर्ण होता है कि बच्चे की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, उसके हाव भाव के अकॉर्डिंग, उसकी जो इंटरनल थिंग्स होती हैं उसको वो समझ लेता है। तो उसी प्रकार छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में एजुकेशन साइकोलॉजी इसीलिए सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि जो बच्चा होता है उसकी आप अंदर की उसकी एक्टिविटीज़ से आप अंदर की चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कक्षा में शिक्षण को समझने में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा क्लास में होता है उसको अंडरस्टैंड करने में। अगर टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे की मन नहीं लग रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, तो उसकी भी प्रोसेसिंग को समझने में उससे हम पूछ सकते हैं क्यों आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या कठिन है, या हम बेसिक से समझाएं। तो जो क्लास की जो लर्निंग होगी उसको भी समझने में इसका महत्व होता है। इसके बाद में देखते हैं शिक्षार्थियों को समस्याओं को समझने में, जो स्टूडेंट होंगे उनकी कौन कौन सी समस्या हैं, फैमिलियर समस्या है या लर्निंग नहीं हो पा रही है या उनको कोई डिसेबिलिटी है, उनको भी समझने में हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, मतलब जब हम देखते हैं कि एक स्कूल में बहुत सारे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, कोई अच्छे बैकग्राउंड का होता है, कोई लोअर बैकग्राउंड का होता है, कोई अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके डिफरेंसेस होते हैं जब स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे उनके डिफरेंसेस एक हो जाते हैं। तो उनकी जो प्रीवियस जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए और उसी नॉलेज को ध्यान में रख के हमको उनकी लर्निंग को प्रोसेसिंग करनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं शिक्षार्थियों के धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब अगर हमने पहले दिन ABCD सिखाई तो उसके बाद में जेड तक उसका रिस्पॉन्स लेते हैं। मतलब लर्निंग हमको ऐसे करानी चाहिए कि उनकी जो लर्निंग हो पुराने के साथ साथ में नई लर्निंग उसमें ऐड होती जाए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में, मतलब अगर बच्चे की लर्निंग प्रभावी नहीं हो पा रही है तो हमको ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करने पे चाहिए। जैसे अगर बच्चे को लर्निंग नहीं हो रही तो हमको फ्लैश कार्ड का यूज करना चाहिए, प्ले विद मेथड के द्वारा सिखाना चाहिए। तो इन सारे मेथड को करके हमको उनकी लर्निंग प्रभावी करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि मोस्टली 1 to 5 में जो किड्स स्कूल होते हैं, किड्स स्कूल में भी यही होता है कि बच्चे की लर्निंग के लिए बहुत सारे फ्लैश कार्ड, इंस्ट्रूमेंटल आदि का प्रयोग करके हम उनको लर्निंग को प्रभावी करते हैं। इसके बाद में पाठ्यक्रम के निर्माण में, मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण का मतलब ये है कि हम उस तरीके के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो बच्चे के मानसिक स्तर के बराबर हो। ऐसा नहीं कि हम उनको क्लास 1 वाले को क्लास 5 का सिलेबस पढ़ाएं, तो क्लास 1 में क्या होगा, सेकेंड में क्या होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो 1 to 5 की लर्निंग होती है उसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स, गिनती और ABCD पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद में हमको उनसे वर्ड बनाना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, उसके बाद में हमको सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है एक सीक्वेंसिंग वे में होना चाहिए, इजी से कॉम्प्लेक्स वे में होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम इजी सीखेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, मतलब इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं अभिभावकों बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन का प्रदान करना। जो मतलब डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से प्रभावी होती है, तो उन पर हमको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है। इसके बाद में शोध कार्यों में, मतलब जो अगर कोई भी शोध कार्य होते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ को लेकर, या बहुत सारे एक्सपर्ट लोग शोध कार्य करते हैं, टीचर्स भी अपना साल भर का रिपोर्ट कार्ड बना के देता है, उसमें भी एजुकेशन साइकोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और हम देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा बच्चे और टीचर दोनों के रूप में इफेक्टिवली लागू होती है और उन्हीं की जजमेंटल वे में होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में आज आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल को या मेरे कोचिंग को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से
देखना चाहते हैं या सीखना चाह रहे हैं या आप लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है 0522 49 51 11 19। इसके बाद में ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उन पे मैसेज करके अपना नाम और भेज सकते हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।